Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the topic of chapter number 12, current electricity. Today we will review of the Kirchhoff's law, which we have discussed in our last lecture. And today we are going to solve the numericals of the Kirchhoff's law. Now students, today we are going to discuss or review of the Kirchhoff's law. Now students, last time हमने अपने Kirchhoff law की जो भी स्टडी की उसको डिस्कस किया. आज हम बेसिकली Kirchhoff law को प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हम किस तरह अपने किरचॉफ रूल को जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उनके लिए इक्वेशन बना पाते हैं और उसके बाद उनमें वैल्यूज पुट करके उनकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू होती है लाइक करंट वोल्टेज जो हमें फाइंड करना होता है उसको हम फाइंड करते हैं. तो हम बेसिकली किरचॉफ लॉ को यूज़ करते हुए अपने प्रॉब्लम सोल्यूशन को देखने जा रहे हैं कि हम इक्वेशन किस फॉर्म में बनाते हैं. तो ये बिल्कुल सिंपल है कि सपोज़ कि हमारे पास ये एक सर्किट है, ठीक है, जिसमें हमें 2 बैटरीज नज़र आ रही हैं. किरचॉफ लॉ हमेशा कॉम्प्लेक्स सर्किट्स पे अप्लाई होता है और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स वो सर्किट्स होते हैं जिन पे ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता, ठीक है. यानी कॉम्प्लेक्स सर्किट्स ऐसे सर्किट्स हो सकते हैं जिन्हें हम डिफाइन कर सकते हैं. ऐसे सर्किट होते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट जिनमें एक से ज़्यादा बैटरीज कनेक्ट होती हैं, ठीक है, या जिनमें एक से ज़्यादा लूप्स होते हैं. जैसे कि यहाँ पर ये एक लूप है और ये एक लूप है, ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा लूप्स हों और एक से ज़्यादा बैटरीज कनेक्टेड हों, ठीक है. तो ऐसे सर्किट्स जिनमें एक से ज़्यादा बैटरीज या पोटेंशियल डिफरेंसेस मौजूद होते हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्स सर्किट डिफाइन करते हैं. तो अब हम सिंपल अपने इस सर्किट की जिसमें 2 बैटरीज कनेक्टेड है और इस तरह 2 लूप्स हैं करंट के लिए, तो हम अपनी इक्वेशन लिखने जा रहे हैं इस सर्किट के लिए, ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जब हमें इक्वेशन लिखनी होती है अपने किसी भी सर्किट के लिए और किरचॉफ रूल को हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम ये करते हैं कि उन दोनों में जो लूप्स हमें नज़र आ रहे होते हैं, जो कॉम्बिनेशंस हमें बैटरीज के नज़र आ रहे होते हैं, हम क्या करते हैं कि दोनों में करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है. तो हम आसानी होती है हमें कि अगर हम अपने दोनों जो लूप्स हैं उनमें सेम डायरेक्शन में यानी या तो क्लॉकवाइज या दोनों में एंटी क्लॉकवाइज ले लें, ठीक है, तो हमें आसानी होती है अपना सोल्यूशन करने में. जैसे यहाँ पर मैंने एंटी क्लॉकवाइज करंट को लिया हुआ है, ठीक है, ये मैंने इस एरो इस तरह अरेंज किए हैं. तो ये एरो दोनों लूप्स में एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जो हमारा लूप 1 है लाइक के ABCF, ठीक है, ये हमारा लूप 1 है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I1. यहाँ जो बैटरी कनेक्टेड है वो है E1, ठीक है. इसी तरीके से जो हमारा लूप 2 है उसके अंदर बैटरी कनेक्टेड है E2 और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I2, ठीक है. इसी तरह ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो लूप 1 में रेजिस्टेंस R1 कनेक्टेड है, इसके अलावा लूप 1 में हम देख रहे हैं कोई और रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, ठीक है. अगर हम लूप 2 की बात करें यानी CDEF की, तो यहाँ पर हमारे पास 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिसमें R2 और R1 शामिल हैं, ठीक है. अब इस सर्किट की एक ख़ास बात यह है कि इसमें एक रेजिस्टेंस यानी ये जो R1 है ये लूप 1 में शामिल है और लूप 2 में भी शामिल है, यानी R1 हमारी एक कॉमन रेजिस्टेंस है, ठीक है. अब हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं और देखते हैं कि हम इन तमाम यानी कॉमन रेजिस्टेंस को, लूप 1 को, लूप 2 को हम और करंट की डायरेक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ तो हम अप्लाई करने जा रहे हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ ऑन लूप
ए बी सी एफ ए, ठीक है, यानी हम अपने लूप वन पे, ये हमारा लूप वन है, ए बी सी एफ ए, हम इस लूप को अभी कंसीडर करने जा रहे हैं और इस पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जिस वक्त आप अपने एक लूप को फोकस कर रहे होंगे तो जो दूसरा वाला लूप है आप उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दीजिए, ये अभी हमारी यानी कि ऑब्जर्वेशन में नहीं है, ठीक है, बिल्कुल इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए सेकंड लूप को और सिर्फ इस वाले लूप के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। नाउ तो जब हम किरचॉफ वोल्टेज रूल को अप्लाई करते हैं तो ये कहता है कि हमारे सर्किट में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका समीशन ज़ीरो होगा, यानी कि टोटल समीशन इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वोल्टेज किसी भी सर्किट में कंजर्व रहता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको लास्ट टाइम पढ़कर आए, डिफाइन कर आए कि इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हम रिप्रेजेंट करते हैं किरचॉफ वोल्टेज रूल को, ठीक है। और इसी तरह किरचॉफ करंट रूल को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि सर्किट में चार्ज कंजर्व रहेगा, यानी करंट जो होगा वो कंजर्व रहेगा, ठीक है। नाउ तो अब हम अपने लूप वन की बात कर रहे हैं, तो देखिए इसमें करंट I1 है, इसमें जो लूप में करंट की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह है। अब मैं सिर्फ सबसे पहले अपनी जो बैटरी लगी हुई है जिसको मैं E1 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उस पर देखता हूँ कि उस पर पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, यानी पोटेंशियल गेन कर रही है बैटरी या ड्रॉप कर रही है, ये मैं यहाँ चेक करता हूँ। तो कल हमने जब अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था तो हम ये देखते हैं कि जब हमारा लूप फॉर्म हो रहा होता है तो इसके एरो के साथ साथ आप मूव कीजिए, जैसे मैं अभी यहाँ मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है, देखिए मैं मूव करते हुए बैटरी की तरफ आऊँगा और बैटरी के किस टर्मिनल से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूँ, यानी ये देखिए ये जो लूप फॉर्म हो रहा है इसके एरो के साथ अगर मैं चलूँ तो ये मेरा जो पॉइंटर जा रहा है, अब इसको फोकस कीजिए, जैसे जैसे मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे आऊँगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूँ, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन है। तो इस मोशन के दौरान मैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा यहाँ पर E1 नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करते हुए हमें ये बात पता है कि हमारे चार्जेस यहाँ पर अपनी एनर्जी को लूज कर रहे हैं और पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इसीलिए E1 नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अभी हम लिखते हैं अपनी E1 की वैल्यू को जो कि नेगेटिव है। अच्छा, इसके बाद हम अपनी रेजिस्टेंस R1 पर आते हैं। तो रेजिस्टेंस R1 पे अगर हम देखें तो हमें ये बात मालूम है कि रेजिस्टेंस पे तो वोल्टेज ड्रॉप ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर I1 करंट फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा उसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो वो होगा V1, और अगर हम इसको एक्सप्रेस करें ओम्स लॉ में तो V इज इक्वल टू IR होता है, तो V1 इज इक्वल टू I1 R1। अच्छा, ये V क्योंकि रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप होता है तो इसीलिए नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब हम अपनी इक्वेशन को हाईलाइट करते हैं यहाँ पर कि हमारे लूप 1 के लिए क्या इक्वेशन बन रही है, ठीक है। अभी लूप 2 को नेग्लेक्ट कर दीजिए बिल्कुल, ठीक है। लूप 1 के लिए देखिए, नाउ ये जो E1 है ये नेगेटिव आ गया और नेगेटिव वैल्यू के साथ I1 R1 आ गया, ये हमारे लूप 1 की इक्वेशन यहाँ पर कंप्लीट होती है, ठीक है। अब क्योंकि हमें ये बात मालूम है कि जो हमारी रेजिस्टेंस R1 है वो एक कॉमन रेजिस्टेंस है और वो हमारे लूप 2 के अंदर भी मौजूद है, लूप 2 में भी उसका कनेक्शन है, तो ये कॉमन रेजिस्टेंस है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो बराबर वाला लूप है उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा होगा, अगर हमारे दोनों लूप्स में करंट की डायरेक्शन सेम है तो इस वक्त जो हमारी कॉमन रेजिस्टेंस होगी उसमें जो करंट फ्लो करेगा, जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। कब होगा ये? जब दोनों लूप्स में करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव हो, दोनों लूप्स में करंट की डायरेक्शन सेम हो, ठीक है। ये भी एंटी क्लॉकवाइज है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो अब मैं अपनी R1 जो कि कॉमन रेजिस्टेंस है बराबर वाले लूप यानी लूप 2 की वजह से जिसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है उसके करंट को जब रिप्रेजेंट करूंगा रेजिस्टेंस के साथ तो उसका पोटेंशियल कुछ रिप्रेजेंट होगा इस तरह, प्लस I2 R1, ठीक है। नाउ इज इक्वल टू 0। यहाँ तक
यानी ये जो मैंने ब्लैक में हाईलाइट किया है ये इक्वेशन लूप 1 की रिप्रेजेंट हो रही है। अब ये रेड से जो हाईलाइट किया है ये बेसिकली कॉमन रेजिस्टेंस में से जो बराबर वाला लूप है I2 जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसके पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि दोनों लूप्स में करंट की डायरेक्शन सेम है, इसीलिए जो कॉमन रेजिस्टेंस का पोटेंशियल है वो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, नाउ इज इक्वल टू 0। अब हम अपनी जरा इस इक्वेशन को अरेंज करते हैं। तो देखिए -E1 वैसे लिखा हुआ है और ये वाली दोनों रेजिस्टेंस और करंट की वैल्यूज को, इस कॉम्बिनेशंस को अगर हम अपने राइट हैंड साइड की तरफ मूव करें तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये I1 R1 पॉजिटिव हो गया और I2 R1 पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। ठीक है, नाउ अब R1 इसमें से कॉमन है तो हम कॉमन करते हैं, तो फाइनल इक्वेशन हमारी बन जाएगी लूप 1 के लिए जिसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, E1 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट I1 माइनस I2 ब्रैकेट R1। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी लूप 1 या I1 जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसकी इक्वेशन है, जिसको हम लूप A B C F डिफाइन कर रहे हैं, C B F A। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स अपने सेकंड लूप की जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं C D E F C। ठीक है, यानी जिसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है। अब देखिए इसमें करंट की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज जिस तरह पहले वाले लूप में थी। अब क्योंकि जब आप सेकंड लूप को कंसीडर कर रहे हैं और उसको स्टडी कर रहे हैं और उसकी इक्वेशन लिखने जा रहे हैं तो जो फर्स्ट लूप है उसको छोड़ दीजिए और उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं अपने जो बैटरी है उस पर हमारी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अब मैं अपने पॉइंटर को इस एरो की डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन में मूव करते हुए बैटरी की तरफ आता हूं जरा। तो ये देखिए मेरा पॉइंटर देखिए कि जब मैं अपने इस एरो की डायरेक्शन में मूव करता हुआ बैटरी की तरफ आ रहा हूं तो मेरा ये पॉइंटर बैटरी पे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब चार्जेस पोटेंशियल गेन करेंगे, तो इसका मतलब E की वैल्यू यानी E2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये तो एक बात यहाँ क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरी बात, रेजिस्टेंस लगी है R2 और करंट फ्लो कर रहा है I2, तो रेजिस्टेंस पे हमेशा वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो I2 और R2 की वैल्यू माइनस के साथ लिखी जाएगी। अच्छा, अब क्योंकि अभी हमारे पास इस लूप के अंदर रेजिस्टेंस R1 भी मौजूद है, अभी हम कॉमन रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, अभी तो लूप 1 में ही, लूप 2 में ही जो करंट I2 फ्लो कर रहा है उसी को हम देख रहे हैं। तो ये I2 करंट R1 में से भी पास हो रहा होगा, तो यहाँ पर हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो इसीलिए I2 R1 की वैल्यू नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी लूप 2 या C D E F C जिसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है इसकी इक्वेशन प्लस E2 माइनस I2 R2 माइनस I2 R1 यहाँ तक मुकम्मल होती है। ठीक है, मगर क्योंकि रेजिस्टेंस R1 कॉमन है तो इसमें बराबर वाला लूप जिसको हम अभी कंसीडर नहीं कर रहे थे क्योंकि हम अभी इस लूप को स्टडी कर रहे थे, लूप 2 को, तो जब हम अपने इस फर्स्ट वाले लूप को देखेंगे तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1 और दोनों लूप्स में करंट की डायरेक्शन सेम है, तो I1 की वजह से R1 के साथ यानी I1 टू R1 जो पोटेंशियल हमारा जनरेट हो रहा होगा वो प्लस में लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करते हैं अपने सेकेंड लूप पे यानी C D E F C पे, तो इक्वेशन कुछ इस तरह आएगी। देखिए E2 पॉजिटिव होगा क्योंकि चार्जेस हमारे पास पोटेंशियल गेन कर रहे हैं यानी हमारा एरो नेगेटिव से पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसीलिए E2 पॉजिटिव होगा। अब देखिए R2 पे नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है, माइनस I2 R2, इसी तरह R1 और I2 ये भी हमारे नेगेटिव होंगे। यहां तक बात खत्म हुई C D E F C की। ठीक है, मगर अब क्योंकि R1 कॉमन है और उसमें I1 की वजह से भी करंट फ्लो कर रहा है, तो इसलिए क्योंकि दोनों लूप्स में करंट की डायरेक्शन सेम है तो जो सेकंड वाला लूप होगा उसके करंट को प्लस कर, उसके पोटेंशियल को प्लस करके लिखेंगे। ठीक है, नाउ तो प्लस I1 R1 इज इक्वल टू 0, ये मैंने रेड से हाईलाइट किया। ठीक है, जो कॉमन रेजिस्टेंस में बराबर वाले लूप में यानी लूप 1 में से करंट फ्लो कर रहा था। नाउ अब इस इक्वेशन को जरा सिंप्लीफाई कीजिए,
तो E2 वैसे ही आ गया, माइनस I2R2 वैसे ही लिख लिया हमने। इन दोनों में से हमने R1 कॉमन कर लिया है। तो देखिए जब R1 कॉमन करेंगे तो ये R1 कॉमन आ गया। ये जो I1 प्लस में लिखा हुआ था इसको मैंने पहले लिख लिया, और ये जो माइनस में I2 लिखा हुआ है इसको बाद में लिखा है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम क्या करते हैं, अपनी इन दोनों वैल्यूज को जिसमें I और R मौजूद है इनको राइट हैंड साइड पर मूव कर देते हैं। तो E2 एज इट इज हमारा आ गया, और ये जो माइनस I2R2 था ये उधर जाके प्लस हो गया, और ये पूरी वैल्यू जो ब्रैकेट के साथ है ये दूसरी तरफ जाके यानी राइट हैंड साइड पे जाके माइनस में हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो इक्वेशंस हमारी इन टू लूप्स की फॉर्म हो रही हैं जो हम अपने इस सर्किट में देख रहे हैं। ठीक है, नाउ अब स्टूडेंट्स हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, अभी हमने लास्ट स्लाइड पे जिस सर्किट को ऑब्जर्व किया और उसके लिए इक्वेशन लिखी, तो अब हम ज़रा इसी तरह का बिल्कुल सेम वही सर्किट ले रहे हैं, मगर यहाँ पर मैंने करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। यानी एक लूप में जिसमें अभी मेरा पॉइंटर मौजूद है, इसमें देखिए इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट की। ठीक है, जबकि जो ये वाला लूप है जिसमें मेरा पॉइंटर मौजूद है इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो लास्ट स्लाइड में जिस सर्किट को डिस्कस कर आए, मैंने उसमें मजीद क्लियरिटी के लिए क्या किया है कि अपने दोनों लूप्स में करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, यानी एक में क्लॉकवाइज और एक में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके लिए हम कैसे इक्वेशन लिख पाएंगे। ठीक है, और ये एग्जाम्पल हमारी बुक में भी मौजूद है, यानी ये फिगर हमारी, ये सर्किट हमारा बुक में भी मौजूद है, जिसकी इक्वेशन अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट हम अपने किरचॉफ वोल्टेज रूल को, लॉ को अप्लाई करते हैं किस लूप पर, ए बी सी एफ ए पर। ठीक है, तो अब देखिए मैं सब कुछ सिमिलर है, सिर्फ करंट की डायरेक्शन चेंज हुई है। तो देखिए क्या चेंज आएगा, मैं अपने पॉइंटर को इस एरो के साथ मूव करता हूं, तो E1 की तरफ जरा आप देखिए कि मेरा जो पोटेंशियल है वो क्या हो रहा होगा, गेन हो रहा होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो E1 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, नाउ अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं, R1। तो R1 यानी रेजिस्टेंस पे तो वोल्टेज ड्रॉप होता ही है, तो इसीलिए I1 और R1 की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, माइनस के साथ। ठीक है, अब देखिए लूप 1 की बात यहाँ मुकम्मल हुई। जिस लूप को हम कंसीडर नहीं कर रहे, जो कि हमारा बराबर वाला लूप था, जिसको हम लूप 2 या सी डी ई एफ सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब इसकी वजह से जो I2 करंट है वो हमारी इस R1 रेजिस्टेंस, जिसको हम कॉमन रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, उसमें से पास हो रहा है। तो अब क्योंकि दोनों लूप्स में करंट की डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है, इस वजह से हमारे सेकेंड लूप का जो करंट होगा वो हमारी रेजिस्टेंस के साथ, यानी I2 R1 इस मर्तबा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है दोनों लूप्स में, इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे माइनस के साथ लिखेंगे। जबकि लास्ट वाली जो अभी हमने स्लाइड देखी है उसमें करंट की डायरेक्शंस दोनों में सेम थी, तो इसीलिए ये वैल्यू प्लस में आ रही थी कॉमन रेजिस्टेंस वाली, मगर अब कॉमन रेजिस्टेंस वाली वैल्यू को, क्योंकि इस सर्किट में इन दोनों लूप्स में करंट की डायरेक्शंस अपोजिट हैं, इसीलिए कॉमन रेजिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा वो अब माइनस में लिखा जाएगा। ठीक है, तो मैं अपनी इक्वेशन को रिपीट करता हूँ, ये E1 की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव टू पॉजिटिव एरो जा रहा है, तो इसीलिए पॉजिटिव आ गई। R1 पर जो I1 की वजह से पोटेंशियल है वो ड्रॉप हो रहा है, ये हमने माइनस के साथ लिख लिया, माइनस I1 R1। अब देखिए कॉमन रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम माइनस में क्यों लिख रहे हैं, मैं इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, इसलिए कि दोनों लूप्स में करंट आपके पास क्या है, डिफरेंट डायरेक्शंस में है। ठीक है, तो जो लूप ऑब्जर्व नहीं हो रहा, अभी ये वाला लूप ऑब्जर्व हो रहा है ए बी सी एफ ए, तो जो लूप ऑब्जर्व नहीं हो रहा तो उस लूप के करंट की वैल्यू को रेजिस्टेंस के साथ, यानी कि उसके पोटेंशियल को माइनस में अब हम लिखेंगे। ठीक है, नाउ तो माइनस I2 R1 इज इक्वल टू 0। नाउ इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, हम अपनी दोनों वैल्यूज को, यानी I1 और R1, I2 R2 की वैल्यूज को राइट हैंड साइड पर मूव कर देते हैं, तो हमारी इक्वेशन कुछ यूं हो जाएगी। देखिए E1 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I2 R2। नाउ अब हम क्या करते हैं, R1 कॉमन कर लेते हैं, तो फाइनली E1 इज इक्वल टू
ब्रैकेट I1 प्लस I2 ब्रैकेट R1, ठीक है। ये हमारी लूप 1 की इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म हो रही है। अब हम बात करने जाते हैं अपने लूप 2 की, जिसको हम C D E F C डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, और इस पर अपना किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स सिंपल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो देखिए मैं अपने इस पॉइंटर को एरो के साथ साथ मूव करता हूं। तो जो E2 है उस पर जरा मेरा पॉइंटर देखिए, एरो के साथ मूव कर रहा हूं तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, ठीक है। देखें अगेन ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, तो इसलिए E2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहां पर पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चार्जेस पोटेंशियल गेन करेंगे। नाउ तो ये बात हमें पता चली कि E2 क्या होगा, पॉजिटिव। अब देखते हैं R2 रेजिस्टेंस से वोल्टेज ड्रॉप होता है तो माइनस I2 R2 लिखा जाएगा। इसी तरह R1 के साथ अगेन ये रेजिस्टेंस है तो इस पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो I2 R1 माइनस में लिखेंगे। यहां पर ये तीनों वैल्यूज लिखने के साथ हमारी इक्वेशन जो हम C D E F C के लिए बनाने जा रहे हैं वो मुकम्मल होती है। मगर क्योंकि R1 कॉमन रेजिस्टेंस है, बराबर वाला लूप जो अभी हमारी ऑब्जर्वेशन में नहीं है, ठीक है, उसकी वजह से जो करंट है उसके कॉमन रेजिस्टेंस के साथ उसको मेंशन करेंगे, यानी उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा उसको मेंशन करेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्योंकि दोनों लूप्स में डिफरेंट है, तो इस पोटेंशियल को जो कि बराबर वाले लूप की वजह से यानी I1 करंट की वजह से है, वो पोटेंशियल हमारा क्या होगा, वो बेसिकली नेगेटिव में लिखा जाएगा। तो इक्वेशन आ जाएगी E2 माइनस I2 R2 माइनस I2 R1 माइनस I1 R1 इज इक्वल टू 0। नाउ इस इक्वेशन को जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास रेड से मैंने हाईलाइट किया है ये कॉमन रेजिस्टेंस की वैल्यू है, जो कि उस करंट की वजह से है जो कि हमारे ऑब्जर्वेशन में नहीं है अभी, ठीक है। तो हम ऑब्जर्व कर रहे थे C D E F C को, तो उसकी इक्वेशन यहाँ तक बनी, मगर जो कॉमन रेजिस्टेंस की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो रेड से मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है, वो इक्वेशन में लिखा जरूर जाएगा। नाउ तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कीजिए, E2 एज इट इज आ गया, ठीक है, माइनस I2 R2 एज इट इज आ गया। फिर उसके बाद हमने इस वैल्यू इन दोनों वैल्यूज में से माइनस को कॉमन कर लिया, तो जब माइनस कॉमन होगा तो ये बाहर आ गया, और R1 कॉमन कर लिया। तो अब देखिए ये I1 प्लस हो जाएगा, I2 प्लस में लिखा जाएगा, तो मैंने इसको ब्रैकेट में प्लस में लिख लिया। नाउ अब क्या करते हैं, हम अपनी दोनों वैल्यूज को यानी I और R जिनमें मौजूद है उनको राइट हैंड साइड पर मूव कर लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी E2 इज इक्वल टू I2 R2 प्लस ब्रैकेट I1 प्लस I2 ब्रैकेट R1, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी इस C D E F C लूप को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हमारी 2 इक्वेशंस हैं अपने इन सर्किट के लिए या इन लूप्स के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास एक सर्किट है और अपने इस सर्किट में जिसमें 2 बैटरीज कनेक्टेड हैं और 2 लूप्स मौजूद हैं, हम लूप में फ्लो करने वाले करंट I1 और I2 को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो नाउ वी हैव डेटा, वी हैव R1 इज इक्वल टू 18 ohms, R2 इज इक्वल टू 12 ohms, E1 is equal to 9 ohms, E2 is equal to 6 ohms and I1, I2 ये हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। नाउ तो अब बड़ी सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन हम देने जा रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास जब हम अपने लूप 1 के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे लूप 1 के लिए, लूप 1 कहाँ है जिसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये लूप 1 है जहाँ मेरा इस वक्त पॉइंटर मौजूद है। तो देखिए बड़ी सिंपल सी इक्वेशन जो हम अपनी पिछले स्लाइड्स में डिस्कस करते आए, क्योंकि दोनों लूप्स में करंट की डायरेक्शन सेम है, यानी दोनों एंटी क्लॉकवाइज सेम करंट रखते हैं। तो देखिए अब आप इस पॉइंटर के साथ देखिए ज़रा, जब आप मूव करेंगे बैटरी की तरफ आएंगे तो बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आप आ रहे हैं, यानी कि बैटरी पोटेंशियल गेन करेगी, तो इसीलिए ई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, रेजिस्टेंस इस पे वोल्टेज ड्रॉप होगा यानी माइनस I1 R1। ये जो रेड से वैल्यू लिखी है ये सेकंड वाले लूप के
करंट की वजह से है, ठीक है, जो कि प्लस I2 R1 है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। नाउ इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। E1 की वैल्यू 9 है, माइनस कॉमन कर लेते हैं इसमें से और R1 कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी माइनस 9 माइनस ब्रैकेट I1 माइनस I2 इंटू R1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब हम अपने लूप 2 यानी I2 जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है उसके ऊपर किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करने जा रहे हैं। नाउ तो E2 की जो वैल्यू है उसको अगर हम देखें वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, देखें यहाँ पर हमने इसको पॉजिटिव लिया है। क्यों लिया है पॉजिटिव? देखिए लूप में मौजूद जो आपके पास करंट है, अगर आप उसकी डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी एरो को ले लीजिए, आप एरो की डायरेक्शन में आप ये मूव करना शुरू कीजिए। अब अभी एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, मेरे पॉइंटर जैसे जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अगेन हमें मालूम है कि चार्जेस यानी कि बैटरी जो है वो पोटेंशियल गेन करेगी, इसलिए हमारे पास ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये पॉजिटिव आ गया E2। R2 और R1 ये जो रेजिस्टेंस है, I2 की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो ड्रॉप होगा, इसीलिए माइनस के साथ लिखा हुआ है, यानी I2 R2 माइनस में, I2 R1 माइनस में, ठीक है। अब ये जो कॉमन रेजिस्टेंस है जो इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा, क्योंकि दोनों लूप्स में करंट की डायरेक्शन सेम है इसलिए इसको प्लस लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 0। नाउ अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 वैल्यू पुट कर दी हमने E2 की, और अब हम क्या करने जा रहे हैं कि माइनस I2 R2 एज इट इज़ आ गया, और इन दोनों में से हमने R1 को कॉमन किया और इसको ब्रैकेट फॉर्म में अरेंज कर लिया, तो प्लस I1 I2 इंटू R1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म हो गई है। नाउ इन दोनों इक्वेशंस को ऐड अगर हम कर दें, तो ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं इक्वेशन 1 में, माइनस ब्रैकेट I1 माइनस I2 इंटू R1, यही वाली वैल्यू प्लस के साथ लिखी हुई है इक्वेशन 2 में, तो कैंसिल हो जाएगी ये वाली वैल्यू और 9 और 6 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ ये होगी कि 9 प्लस 6 15 हो जाएगा, और माइनस में I2 R2 बचेगा, जबकि ये वाली दोनों टर्म्स ऐड करने पे कैंसिल हो रही है क्योंकि इसका साइन जो है वो अपोजिट है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया। तो अब आप अपनी इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, I2 यानी मैंने मूव कर दिया I2 और R2 को दूसरी तरफ और यूं अरेंज कर लिया, I2 R2 इज इक्वल टू 15, ठीक है। नाउ R2 की वैल्यू पुट कीजिए विच इज 12 ohms। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू कुछ I2 की इस तरह आ जाएगी, ठीक है, इन एम्पेयर्स। सो अब हम बात करने जा रहे हैं अपने I1 की वैल्यू की। नाउ तो I1 की वैल्यू I2 हमें आ चुका है, तो हम I2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, हमें I1 मिल जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2 इनटू इक्वेशन नंबर 1, वी गेट इक्वेशन नंबर 1 एज 9 माइनस ब्रैकेट 1 I1 माइनस 1.25 इंटू R1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ R1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो R1 की वैल्यू 18 है, बाकी इक्वेशन एज इट इज 9 माइनस ब्रैकेट I1 माइनस 1.25 इंटू 18 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस 18 I1 प्लस 1.25 18 से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आएगा 22.5 इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम अपनी इस इक्वेशन को ऐसे अरेंज कर सकते हैं, मैं 9 और 22.5 को दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये दोनों वैल्यूज़ माइनस में हो जाएंगी, और माइनस प्लस होगा, इसको हम प्लस करेंगे और 18 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा विद माइनस, तो हमें I1 मिल जाएगा कुछ इस तरह। नाउ स्टूडेंट्स, ये एक सेकेंड एग्जाम्पल है न्यूमेरिकल जिसको हम देखने जा रहे हैं। हमारे पास कुछ इस तरह का सर्किट का कॉम्बिनेशन है। ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल हम देख रहे हैं, यानी अपनी इक्वेशन इसके लिए फॉर्म करेंगे, तो ये इक्वेशन बड़ी सिंपल है। नाउ सिंपल हमारे पास डेटा जो है वो इस फॉर्म में मौजूद है, स्मॉल R1 जो हमें यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये बैटरी है बेसिकली, ये जो हमारी यहाँ जिसमें R1 कनेक्ट हुआ हुआ है, R1 हम इंटरनल रेजिस्टेंस को बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास EMF की वैल्यू है 24, तो R1 की वैल्यू है 0.1 ओम। इसी तरह R2 की वैल्यू जो दूसरी बैटरी कनेक्टेड है उसके अंदर है 0.9 ओम,
इसी तरह ये जो एक बाहर रेजिस्टेंस लगी हुई है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू है 8 ohms। अब क्या करते हैं, E1 24 वोल्ट, E2 6 वोल्ट, ठीक है। नाउ हमें टर्मिनल वोल्टेज एट E1 फाइंड करना है, यानी इस बैटरी के टर्मिनल्स पे पोटेंशियल फाइंड करना है और दूसरी बैटरी के टर्मिनल से भी पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन करें अब हम, सिंस E1 एंड E2 अपोज ईच अदर। देखिए ये दोनों एक दूसरे को अपोज करें क्योंकि सेम डायरेक्शन में लगी हुई हैं दोनों बैटरीज, तो सो नेट EMF इज इक्वल टू देयर डिफरेंस। रेजिस्टर्स आर ऑल इन सीरीज, ये देखिए तीनों रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, सो नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दी सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो देखिए सिंपल हमारे पास ये ओम्स लॉ था, V इज इक्वल टू IR, V की जगह हमने E यानी EMF को रिप्रेजेंट किया और I के लिए इसको अरेंज कर लिया, तो I इज इक्वल टू EN अपॉन R1। अब देखिए ये जो हमारे पास R1 सॉरी यहाँ R1 मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इन तीनों रेजिस्टेंस का समीशन, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ यूँ आ जाएगी, I इज इक्वल टू E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R डेल्टा R, ओके। R1 मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, R1 प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r2, ठीक है। ये वैल्यूज हमने यहाँ रिप्रेजेंट की। अब इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं, I इज इक्वल टू 24 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 8 प्लस 0.9। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो आपके पास करंट आ जाएगा। नाउ अब करंट फाइंड कर लेने के बाद जो इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, हम फर्स्ट सेल जो ये है हमारा फर्स्ट सेल जहाँ मेरा पॉइंटर मौजूद है, तो हम अपनी इक्वेशन को कुछ यूँ लिख पाएंगे, V टर्मिनल ये जो हमारी 1 बैटरी है ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस एट टर्मिनल ऑफ बैटरी 1 मीन्स VT1, ठीक है, इज इक्वल टू E1 माइनस I स्मॉल r1, ठीक है। नाउ अब अपनी वैल्यूज पुट कर देते हैं और इसके बाद हमें जो V की वैल्यू पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी वो कुछ ये होगी। नाउ अब हम अपनी सेकंड बैटरी की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो सेकंड बैटरी के लिए इक्वेशन टर्मिनल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस एट टर्मिनल्स वी हैव VT2, ठीक है, सेकंड बैटरी हमारी इज इक्वल टू E2 माइनस और माइनस I R1। अब देखिए क्योंकि दोनों बैटरी सेम डायरेक्शन में कनेक्टेड है तो इसीलिए यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब हम अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं, तो VT2 इज इक्वल टू 6 प्लस ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 0.9 ब्रैकेट, ठीक है। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आपके पास फॉर्म हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स आज हमारा सिंपल क्वेश्चन ये है कि हम अपने तीन हमारे पास ये कॉम्बिनेशंस हैं सर्किट के, इन तीनों के लिए आप फर्स्ट में अगर देखें तो फर्स्ट में आप करंट की वैल्यू I फाइंड करेंगे अपने इस सर्किट के अंदर, इसमें सारी वैल्यूज़ गिवन है R, V और आपके पास जो बाकी R मौजूद है। इसके साथ साथ आप अगर देखें तो लूप भी रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो आपको I करंट की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 यानी इस फिगर में फाइंड करनी है। सेकंड एंड थर्ड फिगर सिमिलर है, मगर यहाँ पर हमने क्या किया है, जो सेकंड है हमारी सेकंड सर्किट है, सेकंड क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या करना है I1 और I2 फाइंड करना है, जबकि E1 E2 की वैल्यू 6 वोल्ट है, रेजिस्टेंस की वैल्यूज ये फिगर पे लिखी हुई है, सर्किट पे लिखी हुई है, ठीक है। हमें I1 और I2 फाइंड करना है, यानी लूप 1 और लूप 2 में फ्लो करने वाले करंट को फाइंड करना है, ठीक है। नाउ जो थर्ड क्वेश्चन है वो इसी फिगर से या इसी सर्किट से सिमिलर है, बस सिर्फ ये जो रेजिस्टेंस थी R3 इसके साथ एक EMF कनेक्ट कर दी गई है, ठीक है, यानी कि E3 को यहाँ कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है ना। बाकी सारे पैरामीटर वही हैं और अभी भी आपको I1 और I2 फाइंड करना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।